जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। साथियों, अपनी जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही थी, आज उसकी चौथी क्लास है। इससे पहले हमने पाचन, श्वसन और रक्त समूह और रक्त के बारे में अच्छे से जाना 3 क्लासेस में। आज की जो क्लास रहेगी वो हृदय की संरचना, हृदय की कार्यप्रणाली, लसिका तंत्र, रक्त दाब के बारे में अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे कुछ ही प्रश्नों के माध्यम से। और उनमें जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं, प्रत्येक ऑब्जेक्टिव से कितने मैक्सिमम पर्सन बन सकते हैं, हर को अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आप सभी ने काफी सराही है, तो उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और मैं कोशिश करूंगा आप सभी का ऐसे ही आप सभी का साथ और प्यार बना रहा तो इसको कंटिन्यू जरूर रखेंगे। और आज का जो ये टॉपिक रहेगा, इतने शानदार 10 पर्सन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इतने शानदार वो पर्सन रहेंगे कि उनके प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को आप अच्छे से समझने के बाद इस टॉपिक में आप कहीं भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे देना, रक्त परिसंचरण का आपका कहीं भी गलत नहीं होगा। साथियों, जितना मेरा करियर है कंपटीशन एग्जाम में तैयारी करवाने का और खुद तैयारी करने का, मैंने हमेशा देखा है कि मानव शरीर में अगर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं तो वो पाचन, रक्त परिसंचरण और जनन वाले टॉपिक से आते हैं। इसलिए ये रक्त परिसंचरण तंत्र वाला टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से आज जिसकी जानकारी लेंगे हम, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि साथियों आप सभी का शेयर, आप सभी के जो कमेंट, लाइक और आप सभी का जो एडमायर मिलती है, उसी के कारण हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि वीडियो को और भी बेहतर तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है आप सभी के सामने है, कथनों से संबंधित प्रश्न लेकर आए हूं ताकि चारों जो ऑब्जेक्टिव जितने भी है उनसे आपको अच्छे से उनकी नॉलेज आपको हो। तो पहला अपना प्रश्न है, सिंपल सा एक प्रश्न है, असत्य कथन की पहचान करनी है कि निम्न में से कौन सा कथन एक असत्य कथन है। तो साथियों पहला जो प्रश्न है आप सभी के सामने, असत्य कथन की पहचान कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। थोड़ा सा समय मैं आपको जरूर दूंगा आज। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें इतना समय नहीं मिल पाता कि हम प्रश्न को अच्छे से पढ़े और उसका जवाब दे सके, क्योंकि शुरुआत में वीडियो प्रीमियर के रूप में चल रही है, तो आप इसके जवाब जरूर देना, आपको जो भी जैसे भी आता है, ठीक है। असत्य कथन का आप जवाब दीजिए। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी में करते हैं, पहला जो ऑप्शन है आपके सामने। दूसरा ऑप्शन है ईईजी की जांच हृदय से संबंधित है। और तीसरा है मनुष्य का हृदय मायोजेनिक प्रकार का होता है। या चौथा जो ऑप्शन है वो है हृदय की हृदय की भित्ति 3 स्तरों से निर्मित होती है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आप सभी ने अब तक जवाब दे दिया होगा। चलिए मैं अब इसका जवाब दे देता हूं। जो प्रथम प्रश्न है उसका जो असत्य कथन है वो बिल्कुल सिंपल सा है। इसका असत्य कथन होगा ईईजी की जांच। साथियों ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी जो होती है वो ब्रेन से संबंधित होती है, मस्तिष्क से। हृदय की जो जांच होती है उसे हम कहते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ना कि ईईजी। ईईजी ब्रेन से संबंधित है, जबकि ईसीजी संबंधित होती है अपने हृदय से। जहां भी कार्डियो शब्द मिल जाए, जैसे कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। कार्डियोग्राफ जो तैयार होता है, उसका जो ग्राफ तैयार किया जाता है, जो कार्डियोलॉजी के अंदर करते हैं, ठीक है ना। ईसीजी के अंदर जो ग्राफ प्राप्त होता है उसे कार्डियोग्राफ कहते हैं। इस प्रकार कार्डियो शब्द कहीं भी मिले तो बात हृदय की हो रही है अपने, ठीक है ना। तो याद रखना, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट होता है, हृदय का जो डॉक्टर होता है, तो ईसीजी की जांच होती है हृदय से संबंधित, ईईजी की जांच नहीं होती। पहला अगर बात करें, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी में करते हैं। बिल्कुल साथियों, एंजियोलॉजी जिसका जनक है विलियम हार्वे को कहते हैं। याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो हार्वे को हाईवे से। जिस प्रकार एक हाईवे पर बहुत सारी गाड़ियां, जो वाहन होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने शरीर की धमनी, शिराएं, हृदय और इनके माध्यम से जो ब्लड है वो पूरे शरीर में सर्कुलेट होता रहता है। तो एंजियोलॉजी, आपने एंजियोग्राफी सुना होगा, जिसमें हमें पूरे शरीर का जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है अपनी धमनियों, सिरों से, उनका अध्ययन करा जाता है। एंजियोग्राफी में क्या होती है, एक जांच होती है। तो याद रखना, एंजियोलॉजी जो होती है उसमें रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करते हैं, और कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन करते हैं। दोनों चीजें अलग है, ठीक है। रक्त परिसंचरण में हृदय और बहुत सी सारी चीजें, इसमें ब्लड भी आता है, इसमें लसिका तंत्र भी आता है, तो ये सारी चीजें आती है अपने परिसंचरण तंत्र में। तो उसमें से ही एक चीज है हृदय, जिसको हम कार्डियोलॉजी के अंदर काउंट करते हैं। तो यानी पहला कथन सत्य है। और एंजियोलॉजी का जनक कौन है, विलियम हार्वे। नेक्स्ट है, मनुष्य का हृदय मायोजेनिक प्रकार का होता है। साथियों हृदय को उनकी बात करते हैं, नियंत्रण के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है मायोजेनिक और एक होता है न्यूरोजेनिक। यदि किसी भी हृदय को उसका न्यूरॉन सिस्टम यानी तंत्रिका, न्यूरॉन जो होते हैं अपने, न्यूरॉन्स किस में होते हैं, तंत्रिका तंत्र में। तंत्रिका यानी मस्तिष्क से अगर अपना हृदय उन तंत्रिकाओं से, उन न्यूरॉन से अगर नियंत्रित हो रहा है, तो ऐसे हृदय को हम कहते हैं न्यूरोजेनिक, जो मोस्टली पाया जाता है इंसेक्ट्स में यानी आर्थ्रोपोडा के अंदर। आर्थो का मतलब होता है जॉइंट, पोड्स का मतलब होता है फुट, यानी जिनमें जॉइंट्स यानी पैर जो होते हैं वो जुड़े हुए जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े। उनमें मोस्टली जो उनका हृदय होता है वो न्यूरोजेनिक प्रकार का होता है। लेकिन मनुष्य का जो हृदय होता है वो मायोजेनिक होता है, यानी मनुष्य का हृदय, खुद हृदय की पेशियां ही मनुष्य के हृदय को नियंत्रित करती है। न्यूरॉन का इनमें कोई स्पेशल रोल नहीं होता है। इसलिए मनुष्य का जो हृदय होता है वो किस प्रकार का होता है, मायोजेनिक प्रकार का होता है। ठीक है, ये कथन असत्य है दूसरा, और तीसरा और पहला कथन सत्य है। चौथे कथन की बात करते हैं, हृदय की भित्ति 3 स्तरों से निर्मित होती है। मुझे लग रहा है इसमें बहुत से स्टूडेंट डी बी ऑप्शन चुनेंगे, क्योंकि
उन्होंने पढ़ा होगा कि हृदय के चारों ओर एक दोहरी झिल्ली का घिरा हुआ आवरण होता है जिसे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। बिल्कुल आपने सही पढ़ा है और सही सुना है। हृदय के चारों ओर जो भी अपना हृदय है, ये मान लीजिए अपना हृदय है, हृदय के चारों ओर एक दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ आवरण है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही है, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है। लेकिन हृदय के चारों ओर जो ये भित्ति होती है यहां पर 3 लेयर होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ये जो 3 कार्डियम यानी जो कार्डियो शब्द जहीं पर भी आ रहे हृदय की बात हो रही है तो एपी, मायो और एंडो, ये 3 भित्तियों से घिरा, मतलब 3 भित्तियां इसके सबसे बाहर की झिल्ली पर होती है। यानी जो सबसे बाहर हृदय के चारों ओर कितने जो भित्तियों का आवरण होता है, 3 का होता है। और इसके बाहर दोहरी झिल्ली का युक्त आवरण होता है जो हृदय की सुरक्षा करता है, जिसे कहते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड पदार्थ होता है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, परिहृदय द्रव्य, जो हृदय की बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी। बाहर एक आवरण होता है उसे पेरिकार्डियल, ठीक है, मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन हृदय की जो भित्ति होती है वो 3 झिल्लियों से घिरी हुई होती है, पूरा हृदय का जो अंदर का आवरण है वो। तो इसलिए याद रखना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना हृदय वाला, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो तीनों ही या चारों बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और इसका जो आंसर है वो मैंने आपको बता दिया, ईईजी नहीं होता, ईसीजी होता है। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, मिलान से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें काफी कुछ अच्छा थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है। इसमें कुछ ऐसे नाम जो आपने पहली बार सुने होंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आलिंद और नीलों को पृथक करने वाली दरार, 4 ऑप्शन है, उनमें हमें मिलान करना है कि कौन सा क्या कहलाता है। तो आलिंद और नीलों को जो पृथक, जैसे आपने सुना होगा कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं टोटल, मनुष्य के जो हृदय है उसमें कुल कितने 4 कक्षक होते हैं इस प्रकार से। अब बात ये कर रहे हैं कि आलिंद और नीलों को पृथक करने वाली दरार, यानी इसकी बात है, इसको क्या कहते हैं, पहली बात ये। दूसरी है अंतर आलिंद पट पाया जाने वाला गर्त। अंतर आलिंद का मतलब क्या होता है, आलिंदों के मध्य, यानी ऊपर वाले 2 आलिंद होते हैं, इनके मध्य ये जो पट है, ये जो दीवार है, इसमें एक गर्त पाया जाता है, खड्डा सा पाया जाता है, उसको किस नाम से जानते हैं। तीसरा है बाएं आलिंद व बाएं नीले के मध्य पाए जाने वाला कपाट। अब साथियों ये दायां बायां वाला आप एक बार ध्यान रखिए, बाद में मैं बताऊंगा, पहले आप ऑप्शन को देख के अपना जवाब देने की कोशिश करें। दायां पार्ट कौन सा है, बायां। मैंने आपको बताया भी था कि कोई भी डायग्राम बनाते हैं तो इसमें यदि हम इस साइड अगर राइट लिख रहे हैं तो वो गलत है, राइट इस साइड नहीं होगा। हम एक्चुअल में क्या बात कर रहे हैं कि हमेशा कोई भी डायग्राम अगर हम बना रहे, जैसे मान लीजिए हृदय है, ये ऊपर के 2 आलिंद है, नीचे के 2 नीले हैं, ये पार्ट होगा राइट। हम अपने अकॉर्डिंग, जैसे अगर मैं मेरा बता रहा हूं तो आपको इस प्रकार से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये पार्ट मेरा लेफ्ट है और ये पार्ट मेरा राइट है। डायग्राम में इस प्रकार से बनाएंगे तो वो नहीं होगा, तो ये राइट पार्ट होगा, ये लेफ्ट पार्ट होगा। तो यहां पर बात है बाएं आलिंद और बाएं नीले में, बायां मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में तो कितने कपाट होते हैं, ठीक है, मध्य पाए जाने वाला कपाट, यानी इस साइड में जो कपाट पाया जाता है उस कपाट को क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड में पाए जाने वाले कपाट को क्या कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट यहां पर कहते हैं, चौथा जो ऑप्शन है, फुफ्फुसीय तथा महाधमनी द्वारा द्वार के अंदर पाया जाने वाला कपाट, यानी फुफ्फुसीय तथा महाधमनी, फुफ्फुसीय धमनी और महाधमनी। देखिए धमनियां कहां पर होती है, यहां पर, ठीक है, यहां पर दोनों नीलियों से निकलती है। आएगी कहां से, देखो रक्त जो आता है वो आता है शिराओं से, और रक्त जो जा रहा है वापस वो किससे जा रहा है, धमनियों से, ठीक है, यहां से और यहां से। तो यहां पर कुछ कपाट होते हैं, उसको किस नाम से जानते हैं। तो ये मैंने आपसे पूछा, एक इस कपाट का नाम, एक इन कपाटों का नाम, ठीक है। यहां पर जो दीवार होता है उसे क्या कहते हैं और इस दीवार को क्या कहते हैं। ये 4 बातें हृदय के आंतरिक संरचना से मैंने आपसे पूछी है, आपने चारों को अच्छे से देख लेना और अब इसका आप जवाब दे दिया होगा आपने। चलिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं आलिंद व नीलों के पृथक करने वाली दीवार। हिंदी में इसका सिंपल सा नाम है, इसे कहते हैं, ठीक है, आलिंद नीले पट। आलिंद नीले पट का मतलब है आलिंद और नीले को बीच से अलग करने वाला एक प्लट, एक जो एक पट है, एक दरार है, जिसे हम स्लक्स कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और कोरोनरी नाम भी अगर कहीं मिले, कहीं ना कहीं मिले आपको, तो उसकी बात हृदय से ही हो रही है। तो कोरोनरी स्लक्स कहते हैं किसको, जो हृदय के आलिंद और नीले को पृथक करता है। क्योंकि मनुष्य के अंदर 4 कक्ष है और आलिंद नीले अलग अलग बंटे हुए हैं, शुद्ध अशुद्ध रक्त आपस में मिलता नहीं है। किसके कारण, क्योंकि बीचों में पट पाए जाते हैं, दरार पाई जाती है। इस दरार को क्या बोलते हैं, कोरोनरी स्लक्स कहते हैं, जो आलिंद नीले को पृथक करता है। दूसरा है अंतर आलिंद पट पर पाया जाने वाला गर्त क्या कहलाता है। साथियों जब एक भ्रूण होता है, भ्रूण के अंदर क्या होता है, आपने एक नाम सुना होगा, ठीक है ना, एक फोरमेन ओवेलिस नाम का एक पार्ट होता है, जो एक छोटा सा, हम कहते हैं कि बच्चा अगर वो पार्ट खुला रह जाए तो हम कहते हैं बच्चे के हृदय में क्या है, छेद है। वो किसके कारण होता है हृदय में छेद, वो इसी से संबंधित है, वो मैं आपको बताऊंगा। याद रखना, अंतर आलिंद पट पर पाए, यानी दोनों आलिंदों के मध्य यहां पर एक जो गर्त होता है, उस गर्त को हम कहते हैं फोसा ओवेलिस। फोसा
ओवेलिस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट याद है, ओवल यानी अंडे से याद रखना, अंडे के जैसा एक छेद सा है। अगर फोसा ओवेलिस तो डेवलप वयस्क व्यक्ति में पाया जाता है, जैसे अपने शरीर में। अगर लेकिन छोटे भ्रूण के अंदर क्या होता है, उसमें रक्त आपस में चेंज होता है, जहां पर फोरामेन ओवेलिस नाम का एक पार्ट होता है, ठीक है ना, फोरामेन ओवेल नाम का, जो क्या करता है, एक हृदय में एक गर्त होता है, एक खड्डा होता है, जो बाद में पेशी ऊतकों द्वारा फोसा ओवेलिस के गर्त के रूप में बदल जाता है, यानी वो दीवार बंद हो जाती है ताकि आलिंदों में आपस में रक्त जो है चेंज ना हो सके। तो आंतरा आलिंद का मतलब होता है आलिंदों के मध्य पाया जाने वाला एक गर्त, तो जिसे फोसा ओवेलिस कहते हैं। और यह इस पट को अंतर आलिंद पट बोल सकते हैं। केवल आलिंदों के मध्य पट है उसे अंतर आलिंद पट, और केवल नीलों के मध्य पट है उसे अंतरा नीले पट कहते हैं। और पूरे लाइन को, यानी जो पूरा ये पार्ट है, इस पूरे पार्ट को हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कोरोनरी सलक्स। नेक्स्ट है अपना बायां आलिंद व बाएं नीले के मध्य पाया जाने वाला कपाट। बायां आलिंद व बाएं नीले यानी लेफ्ट साइड के अंदर बायां आलिंद बाएं नीले के मध्य द्विवल्नी कपाट पाया जाता है, बाइकेप्सिड। बाइकेप्सिड कहते हैं, द्विवल्नी हिंदी में इसका नाम है, लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मिट्रल कपाट। मिट्रल या माइट्रल कपाट कहते हैं बाइकेप्सिड, यानी द्विवल्नी कपाट का एक अलग नाम है जिसे मिट्रल कपाट भी कहते हैं। ये याद रखना, लेफ्ट साइड में अपने पाया जाता है, जहां पर दो छल्ले जैसे उभार यानी गर्त से होते हैं, जिसे द्विवल्नी कपाट हिंदी में हम कहते हैं, बाइकेप्सिड। लास्ट बचा है फुफ्फुसीय तथा महाधमनी द्वार, जो ये वाला पार्ट है, यहां पर याद रखना साथियों, यहां पर कुछ स्पेशल क्या पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, जो आगे मैं आपको एक प्रश्न आएगा वहां पर पूरा समझाऊंगा। अर्धचंद्राकार कपाट खुलते बंद होते हैं तो क्या होता है अपने शरीर में, किस प्रकार से। इन कपाटों का एक ही काम है, इन दरार और कपाट का मुख्य काम यही है कि शुद्ध अशुद्ध को मिलने नहीं देते थे दरार तो, और कपाट का काम क्या होता है, रक्त को विपरीत दिशा में जाने से रोकना। मनुष्य के अंदर कुल कितने कपाट होते हैं आप कमेंट जरूर करना, तो वो प्रश्न मैं आगे आपसे पूछूंगा भी। तो चलिए आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आएगा मिलान से संबंधित। अब मिलान हमने कर दिया है, पहले में होगा एस, ठीक है, दूसरे में होगा आर, तीसरे में होगा क्यू, और चौथे में है पी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं एस आर क्यू और पी, ये किस में मिल रहा है, एस आर क्यू और पी, ये चौथे में मिल रहा है। अच्छे से एक बार देख लेना, क्योंकि आप सभी अच्छे से देख रहे होंगे इस चीज को कि किस प्रकार से कौन सी चीज किससे संबंधित है। अगर आपने मिलान कर लिया है तो इस एक पर्सन से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा साथियों। आंतरिक संरचना में कभी इतनी डिटेल से आपने चीजें नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बात करते हैं। आज का जो तीसरा पर्सन है वो है सिंपल सा एक पर्सन है, जो ज्ञानात्मक में ज्ञान का पर्सन डाला है सीधा। विनस हृदय किस में पाया जाता है, विनस हृदय क्या होता है और ये किस में पाया जाता है, सॉरी। तो बात करते हैं विनस हृदय पहले क्या है और किस में पाया जाता है। आपने इसका जवाब अच्छे से दे दिया होगा, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, स्तनधारियों में, रेप्टाइल्स में, एम्फीबिया यानी उभयचर में, और जो एवीज होते हैं, ठीक है ना, मछलियां जो है, सॉरी पीसीज जो होती हैं मछलियां, उनमें। तो किस में पाया जाता है, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप अच्छे से जवाब दे दीजिए। और अब चलिए आपने जवाब दे दिया होगा, अब मैं आपको बता देता हूं। देखिए विनस हृदय, पहले बात करते हैं कि ये है क्या चीज। विनस हृदय से संबंधित पहले बात कर लेते हैं। देखिए साथियों, आप जितने भी खास करके कशेरुओं की अगर बात करें तो उनमें जैसे अगर बात करें, सबसे पहले जो जल में रहने वाले हैं जिसे हम कहते हैं पीसीज, यानी जो पीसी के पीसी पानी पीसी। तो कौन पीसी पानी, मछली पीसी, मछली में पानी में रहती है। तो याद रखना जो पीसीज होती है, मछलियां जो होती है, इनके हृदय में केवल और केवल दो ही कक्ष पाए जाते हैं, ऊपर वाला एक आलिंद और एक नीले। मछलियों के हृदय में दो ही कक्ष होते हैं, एक आलिंद और एक नीले होता है, यानी इनका जो हृदय होता है वो एक प्रकार के विनस प्रकार का हृदय कहलाता है। कारण क्यों, क्योंकि इनके हृदय में शुद्ध अशुद्ध वाला कोई सिस्टम नहीं है, अशुद्ध रक्त ही पूरे शरीर में बहता रहता है। अनोक्सीकृत रक्त ही आता है, हृदय से होकर गुजरता है, और अनोक्सीकृत बाहर निकलता है, जो अपने गलफड़ों तक जाता है। गलफड़ों के माध्यम से वो ऑक्सीकृत होता है। जैसे हमारे शरीर में क्या होता है, पहले देखो, हृदय का काम शरीर को ऑक्सीकृत अनोक्सीकृत करना बिल्कुल नहीं है, ना ही हृदय का काम रक्त को शुद्ध करना है। रक्त केवल एक मोटर है जो पानी को, जिस प्रकार से घर में पानी की मोटर लगी है, पंप करने का काम है इसका। इस साइड से आता है और ये प्रेशर बनाता है ताकि पूरे शरीर में सर्कुलेशन हो सके। लेकिन याद रखना इंपॉर्टेंट बात है, इसका काम ना तो शुद्धिकरण का है और ना ही ऑक्सीकृत और अनोक्सीकृत करने का है। तो इस प्रकार से जैसे अपने शरीर में फेफड़ों का काम है ऑक्सीकृत अनोक्सीकृत करना, और रक्त को शुद्धिकरण का काम मुख्य रूप से किसका कहता है, वो होता है किडनी का। अगर बात करिए तो हो गई मछलियों की बात। अगर बात करें फिर मछलियों से जो जल और स्थल दोनों पे रह सकते हैं उसे हम कहते हैं उभयचर। उभयचर के अंदर क्या होता है साथियों, इसके अंदर इस प्रकार की संरचना हम कह सकते हैं माउस के जैसी, ऊपर दो आलिंद एक नीले, यानी कुल उभयचर के अंदर कितने होते हैं, तीन। मछलियों में होते हैं दो कक्ष। रेप्टाइल्स के अंदर भी तीन कक्ष होते हैं, सांप वगैरह में, इनमें। हाँ, दो अपवाद आपको याद रखने हैं, मगरमच्छ और साथ में एक घड़ियाल, क्रोकोडाइल है, और जो एलिगेटर होता है, इनमें इनके हृदय में चार कक्ष होते हैं। इसके साथ साथ जितने भी स्तनधारी हैं और एवीज यानी जो पक्षी हैं, उनके हृदय में भी चार कक्ष होते हैं। तो घड़ियाल, ठीक है, और मगरमच्छ, सारी स्तनधारी और जितने भी पक्षी हैं, उन सभी के हृदय में चार कक्ष होते हैं, ऊपर के दो आलिंद और नीचे के दो नीले।
ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं मनुष्य के अंदर रक्त जो होता है हृदय में 2 बार चक्कर लगाता है, क्योंकि पहले एक साइड में आएगा, पूरे राइट साइड में चक्कर लगाएगा, बाहर निकल जाएगा और फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों से फिर शुद्ध रक्त वापस आएगा और इस साइड से इस पर प्रवेश करेगा। हृदय में रक्त जो है वो हृदय में 2 बार चक्कर लगाता है और शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार का रक्त बहता है। दोनों का पार्टीशन अलग अलग है। बाकी सभी अन्य जीव है ना, इसमें देखिए जैसे इसमें तो पूर्ण अशुद्ध बह रहा है, इसमें हम अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र, देखिए इसमें भी अगर बात करें जिनमें 2 है, 2 आलिंद 1 नीले हैं, इसमें पहले रक्त यहां से आया, फिर यहां पर 1 हो गया, फिर वापस गया और वहां पर आया। इसमें भी दोहरा परिसंचरण होता है लेकिन अपूर्ण होता है, क्योंकि नीले तो एक ही है ना। इसलिए याद रखना जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, उभयचर होते हैं, उनमें दोहरा परिसंचरण होता है लेकिन अपूर्ण होता है। मनुष्य में एक पूर्ण प्रकार का कंप्लीट जो है आप कह सका कि इनमें दोहरा परिसंचरण तंत्र पाए जावे कि में स्तनधारियों के अंदर और जितना भी पक्षी है, और खास करके मगरमच्छ में और बा में भी क्या हुआ है 4 कक्ष हो गए। तो चलिए ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो वीनस प्रकार का हृदय है वो मछलियों में पाया जाता है, उसमें अशुद्ध रक्त बहता है और 1 आलिंद 1 नीले होता है मछलियों के अंदर खास करके। तो ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट चौथा प्रश्न आज का है, हृदय का सबसे बड़ा कक्ष कौन सा होता है? आपने हृदय में 4 कक्ष तो पढ़ लिए, लेकिन अगर मैं आपको क्रम से जचाने की कहूं कि चारों को क्रम से जचा के आप एक बार कमेंट जरूर करना, मैं इसमें थोड़ा सा आपको समय देता हूं। हृदय में जो आप आलिंद नीले और दाएं बाएं की बात करते हैं, तो उनमें से कौन सा हिस्सा सबसे बड़ा है और क्रम में जचाइए, सबसे बड़े से छोटे के क्रम में जचाकर आप मुझे बताइए कि जो आपका किस प्रकार का एक अवरोही क्रम बनता है। अवरोही क्रम में जचा के दिखाइए हृदय में पाए जाने वाले कक्षों को आकार या आकार के आधार पे। तो साथियों आपने अच्छे से इसको पोज करके या तो इसका जवाब जरूर देना आप, और एक बार सोचना कि आपको ये जवाब आता है या नहीं आता। और मैं इसका एक छोटा सा आपको सिंपल सा एक तरीका बताऊंगा जिससे आप आसानी से याद रख सकोगे चारों के चारों को एक साथ। जैसे साथियों आपने कभी भी अगर हृदय का, देखिए वैसे अगर हृदय का हम छोटी क्लासों में जैसे बात करें, हृदय का जो सिंपल डायग्राम हमने इसी से समझा, इसी को हमेशा आपने देखा होगा कि हृदय की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, ठीक है। लेकिन वो डिफिकल्ट है थोड़ा सा बनाने में, इतना समय नहीं है, सिंपल मैं आपको समझा देता हूं, पूरी बात इसी से समझ में आ जाएगी। देखिए साथियों अगर बात करते हैं कि हृदय की जो स्ट्रक्चर है अपनी, ये इस प्रकार से हृदय की जो स्ट्रक्चर है उसमें इस प्रकार की एक बीच में कोरोनरी सलेक्स हमने बना दी इस प्रकार से, ठीक है। और ये बीच में जो ये वाला पार्ट है ये क्या होता है, ये तो होता है दोनों आलिंद और नीले के बीच का पट, आलिंद और नीले को अलग करने वाला। और ये क्या होता है, अंतरा आलिंद और अंतरा नीले पट होता है जो बीच में से कोरोनरी सलेक्स जिसे हम कहते हैं, जो आलिंद नीले को पृथक करता है, ठीक है ना, आलिंदों को और नीले को आपस में पृथक करता है। अब एक बात सुनना, 4 कक्ष तो हो गए, ठीक है ना। इसको अगर डिटेल से अगर थोड़ा सा सही नहीं बना, मैं आपको सिंपल ऐसे ही समझा देता हूं। देखिए इसको थोड़ा सा आप तिरछा बनाना, इसे इस प्रकार से तिरछा बनाना, इसको जो कोरोनरी सलेक्स है थोड़ी सी तिरछी बनाने की कोशिश करना। इससे क्या होगा, आपको सारी स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगी। सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो ये होता है ये वाला। अब ये वाला पार्ट क्या है, पहली बात तो राइट लेफ्ट की बात कर लेते हैं। ये पार्ट है राइट, ये पार्ट है लेफ्ट। ऊपर के 2 आलिंद कहलाते हैं, तो इसे RA से लिख रहा हूं, राइट एट्रियम, और ये होता है लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और ये होता है राइट वेंट्रिकल और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब ध्यान से देखना इस बात को, सबसे बड़ा जो होता है वो होता है अपना लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी अपना बायां, जो बायां क्या होता है, नीले जो होता है, ये बायां जो नीले होता है ये सबसे बड़ा पार्ट होता है अपने हृदय का, सबसे बड़ा कक्ष है। इससे छोटा होता है अगर बात करें ये वाला, एंटी क्लॉकवाइज चलना है हमें, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इससे छोटा है ये, इससे छोटा है ये, इससे छोटा है ये। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं सबसे छोटा जो सबसे बड़ा जो भाग है वो कौन सा होता है, वो होता है बायां नीले। बाएं नीले से छोटा कौन सा होता है, दायां नीले। दाएं नीले से छोटा कौन सा होता है, दायां आलिंद। और दाएं आलिंद से छोटा कौन सा होता है, बायां आलिंद। तो इस प्रकार से सबसे छोटा जो कक्ष होता है वो होता है बायां आलिंद, सबसे बड़ा जो होता है वो होता है बायां नीले। ये 4 कक्ष हृदय के अंदर पाए जाते हैं। और आपने कभी शायद इतना अच्छे से आपने कभी नहीं सुना होगा इसके बारे में, क्योंकि ये 10th तक की बुक में थोड़ा थोड़ा मैटर दे रखा है। आप 10th की बुक देखना एक बार, उसमें इतना थोड़ा सा मैटर दे रखा है जहां पर आप पूरे अच्छे से समझ ही नहीं पाते हो कि क्या तो इसके अंदर जो पेस मेकर वगैरह है, ऐसे नोड है, एवी नोड है, हिंज के बंडल है। ये सिंपल इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो 10th क्लास में सिंपल सी बता रखी है 2-4 लाइनों के अंदर। क्योंकि दूसरा चैप्टर शायद है इसका, दूसरे चैप्टर में मनुष्य के सारे तंत्र दे रखे हैं 1-1, 2-2 पेज के अंदर। तो साथियों कंपटीशन का टाइम है, हमारे पास ये नहीं है कि थोड़ी बहुत बात पढ़ ली, हाँ मुझे एनसीईआरटी की बुक सारी आती है, इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जरूरी नहीं है साथियों वहीं से पर्सन बने। डिफिकल्ट लेवल साफ साफ दे रखा है अपने जितने भी सिलेबस आ रहे हैं। साथियों डिफिकल्ट लेवल का मतलब क्या होता है, टॉपिक आपके 10th तक ही रहेंगे। ये नहीं है कि अवकलन समाकलन ये जो 12th लेवल की जो बहुत कह रहे हैं ये नहीं है। हाँ इसको लेवल को थोड़ा कम करने की बात चल रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि 11 12th के टॉपिक आपको साथ में समाहित कर दिए जाए। टॉपिक 10th तक के रहेंगे, उनका डिफिकल्ट लेवल आपका ग्रेजुएशन तक का हो सकता है, अब तक ये बात है।
तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने को कम से कम 12th लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी अगर हम सिलेक्शन की सोच के चल रहे हैं। हमारा जो मेन फोकस है वो रीट 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड लेब असिस्टेंट है। रीट पात्रता आपकी आसानी से क्लियर हो जाएगी अगर आप इसको अच्छे से समझ रहे हैं, तो पात्रता में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और मैं भी कोशिश करूंगा कुछ बीच में मैराथन वगैरह या कुछ क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आऊं पात्रता से पहले, ताकि कम समय के अंदर आपको पूरी साइंस में या साइकोलॉजी में या इंग्लिश जो भी विषय मेरे से संबंधित है, जो मैं खुद तैयारी कर रहा हूं, वो आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूं। तो साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बायां नीले। सबसे बड़ा हृदय का जो कक्ष होता है वो होता है बायां नीले। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आगे का। आज का जो 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पुरुष और महिला का कौन सा जोड़ा इरिथ्रोब्लास्टोफिटिलिस का कारण बनता है? यानी कौन सा ऐसा जोड़ा है जो विवाह के लिए संगत नहीं है कि को ब्या कोनियोस का आपस में, यानी ब्लड ग्रुप के आधार पर कौन सा जोड़ा संगत नहीं है। इसके बारे में जैसे एलडीसी में भी ये प्रश्न आया था एक बार, रोहगम प्रतिरक्षी नाम से प्रश्न आया था एलडीसी का पेपर में। एलडीसी का भी एग्जाम जल्द आ रहा है, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, वहां पे भी काफी इंपॉर्टेंट साइंस का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, साइंस, मैथ्स, जीके और हिंदी इंग्लिश, ये 5 ही सब्जेक्ट आते हैं एलडीसी में। अगर यहाँ पर आपने साइंस स्ट्रॉन्ग बना ली तो आने वाले कई एग्जाम ऐसे हैं जहां आपको आपके कॉम्पिटिशन में एक साथ ये समझ लेना बाढ़ आ रही है एग्जाम की। आप समझ में बहुत से स्टूडेंट को दिए नहीं आ रहा किसकी तैयारी करे किसको छोड़े। साथियों, आप किसी एक चीज पर फोकस करके पूरी जान उसमें लगाइए। बहुत सी चीजें ऐसी थी, जैसे मैं अपनी रियलिटी में अपनी बताता हूं, मैंने केवल रीट की तैयारी की थी। रीट की तैयारी के आधार पे जो लास्ट से 2018 की राजस्थान पुलिस क्लियर की, उसके बाद में मैंने जो रेलवे का एग्जाम हुआ था वो क्लियर की। किसके आधार पर? मात्र रीट की तैयारी के आधार पर, क्योंकि उसमें अधिकतर सिलेबस कवर हो चुका था। थोड़ी बहुत बातें जो अलग से बचती है उनको लास्ट समय में हम 15-20 दिन या 1 महीना जितना भी मिलता है सिर्फ उन पे फोकस करके हम क्लियर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो साथियों, बात करते हैं कौन सा जोड़ा है वो विवाह के लिए, या फिर हम कह सकते हैं इरिथ्रोब्लास्टोफिटिलिस क्या होता है? गर्भ रक्ताणु कोरकता। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें होता क्या है, तो आपने जवाब दे दिया होगा। अब चलिए मैं बता देता हूं आपको। इसमें देखियो क्या होता है, यदि पुरुष में RH पॉजिटिव है और महिला में RH नेगेटिव है, पुरुष में RH पॉजिटिव है, महिला RH नेगेटिव, यानी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला पुरुष है, महिला है नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली। अगर मान लीजिए इनका विवाह होता है और इनकी शादी के बाद जो इनकी पहली संतान होती है उनका अगर ब्लड ग्रुप यदि प्लस और माइनस वाली की शादी होती है, पहला बच्चा है उसका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। अब मां के शरीर में बच्चे का जन्म हो रहा है, मां खुद नेगेटिव है, बच्चा है पॉजिटिव। होगा क्या, मां के शरीर में जब बच्चा पहला है तो उसके शरीर में पहले से मां के शरीर में ऐसी कोई एंटीबॉडी नहीं थी जिससे इस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रथम संतान स्वस्थ रहती है, प्रथम संतान में कोई दिक्कत नहीं आती। फिर होता क्या है, जब बच्चे का जब प्रसव के द्वारा बच्चा जब मतलब जो भ्रूण है वो शिशु का रूप ले लेता है, प्रसव हो जाता है। प्रसव के बाद क्या होता है, मां के गर्भ में इस RH के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार हो जाती है, एंटीबॉडी बन जाती है। अब ये एंटीबॉडी क्या करेगी, मान लीजिए इसी जोड़े के अगर दूसरी संतान हो रही है, उसका ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है, तो इसके शरीर मां के शरीर में पहले ही RH के खिलाफ क्या बन गई है, एंटीबॉडी तैयार है। अब शरीर में एंटीजन भी है RH का, उसके पॉजिटिव होने का मतलब है RH एंटीजन है और एंटीबॉडी भी है। एंटीजन एंटीबॉडी आपस में क्रिया करेगी जिससे कि बच्चे की गर्भ में ही मौत हो जाएगी रक्त के अणुओं में कोरक बनने के कारण, यानी रक्त का स्कंदन हो जाएगा। जैसे हम गर्भ के अंदर हो रहा है, रक्ताणु कोरकता कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोफिटिलिस। इस रोग में होता क्या है कि प्रथम संतान स्वस्थ रहती है लेकिन द्वितीय संतान जो होती है उसकी गर्भ में ही मौत हो जाती है। किसके कारण? क्योंकि मां का नेगेटिव ब्लड ग्रुप था और उसके मां के शरीर में एंटीबॉडी तैयार थी। अब इससे बचने के लिए एक टीका लगाया जाता है 72 घंटे के भीतर मां को प्रसव के, जिसे कहते हैं रोहगम। देखो रो है गम, ये प्रश्न आया था एलडीसी के अंदर, रोहगम प्रतिरक्षी से संबंधित। तो याद रखना IgG नाम की एक एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन है जो इसके अंदर समाहित होती है। रोहगम प्रतिरक्षी का एक टीका दिया जाता है 72 घंटे के भीतर मां को। तो इससे क्या होता है, जो एंटीबॉडी है वो नष्ट हो जाती है, एंटीबॉडी नहीं बनती मां के शरीर में। तो ये रोहगम प्रतिरक्षी किससे संबंधित है, ये RH कारक से संबंधित होने वाली एक प्रॉब्लम है इरिथ्रोब्लास्टोफिटिलिस, उससे संबंधित है रोहगम प्रतिरक्षी। याद रख लेना, रो और गम, मां ने गम करना लग गया, क्यों? क्योंकि बच्चे की जो मौत हो गई है गर्भ के अंदर, उसकी वजह से मां से कहा जा रहा है तो रो ना, कोई गम ना कर, आपको एक टीका लगा दिया जाएगा, उससे आपके बच्चा सुरक्षित रहेगा। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता। और इसमें जो जोड़ा है वो कौन सा जोड़ा होगा, RH पॉजिटिव पुरुष, ये भी याद रखना, पुरुष RH पॉजिटिव और महिला यदि RH नेगेटिव है। तो ऐसे जोड़े से होने वाली संतान जो द्वितीय संतान है अगर वो पॉजिटिव है तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। और वो कौन सी प्रॉब्लम होगी, इरिथ्रोब्लास्टोफिटिलिस, गर्भ रक्ताणु कोरकता। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो अप्रिशिएट तो करते हैं लेकिन थोड़ा सा शेयर वगैरह करने के अंदर इसमें कंजूसी कर लेते हैं। इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं समय निकाल के, साथियों आपको भी थोड़ा बहुत, आपको भी अप्रिशिएट करने के लिए, थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, ताकि हमें भी अगर लगे कि हाँ इतने लाइक्स आ रहे हैं, इतने सारे लोग हमारी मेहनत को देख रहे हैं, तो सच में अंदर से वो सुकून मिलता है कि हाँ और भी मेहनत करेंगे इस फील्ड में, आगे हम बढ़ सकते हैं इस फील्ड में। तो आप सभी से उम्मीद करता हूँ आप सभी साथी इसमें साथ हमारा जरूर देंगे। तो साथियों, आज का जो छठा प्रश्न आप सभी के सामने है,
पेसमेकर किस में पाया जाता है? मनुष्य के जो 4 कक्ष है उसमें से कौन से कक्ष में पेसमेकर पाया जाता है? पेसमेकर क्या होता है इसके बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो इसमें आपको आज समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो पढ़ लिया होगा आपने, अच्छे से जवाब दे दिया होगा। 4 यहाँ पर कक्ष दे रखे हैं, पेसमेकर किस में पाया जाता है? तो सिंपल से एक बार फिर से बता देता हूं मैं। जो हर देखिए एक सिंपल सी संरचना की बात करें, मान लीजिए ये ऊपर के 2 आलिंद है, नीचे के 2 नीले हैं। ये वाला पार्ट है राइट और ये वाला पार्ट है लेफ्ट। ये हमेशा याद रखना साथियों, ठीक है ना। हम इस प्रकार से लिख रहे हैं, ये राइट ये लेफ्ट नहीं होता, इस प्रकार से पार्श्व थोड़ा करना पड़ता है। अब देखिए हमेशा रक्त यहाँ से शुरू होता है ना, ठीक है। महाशिरा से सबसे पहले दाएं आलिंद में रक्त आता है, ठीक है। दाएं आलिंद में जो रक्त आता है यहीं पर सबसे पहले एक गुंडी जैसी, एक बटन जैसी संरचना होती है जिसे हम कहते हैं एस ए नोड, साइनो ओरिकुलर नोड, ठीक है ना। साइनो ओरिकुलर नोड जिसे ऐसे नोड कहते हैं, जो हृदय के अंदर आवेग या फिर जो हम कहते हैं हृदय के अंदर जो धड़कना है, धड़कन जो उत्पन्न करता है, वो कौन सा नोड होता है? उस नोड को कहते हैं एस ए नोड। तो ये नाम याद रखना है आपको, एस ए नोड। इसका पूरा नाम क्या होता है? साइनो ओरिकुलर। ओरिकुलर या एंट्रियम भी लिखा हुआ होता है, एंट्रियम यानी आलिंद, ठीक है ना। तो ये सबसे पहला जो है हम बात करते हैं एस ए नोड, इसको पेसमेकर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये हृदय को क्या धड़कन उत्पन्न करता है, हृदय की धड़कन उत्पन्न, इसलिए इसको क्या करते हैं, हृदय का पेसमेकर भी कहते हैं एस ए नोड को। और ये एस ए नोड कहाँ पाया जाता है? ये एस ए नोड पाया जाता है अपने दाएं आलिंद के अंदर, राइट जो एंट्रियम होता है उसके अंदर पाया जाता है अपना एस ए नोड। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको हृदय में आवेग से संबंधित कुछ बता देता हूं। हृदय में जो इंपल्स उत्पन्न होती है विद्युत आवेगों के रूप में किस प्रकार से सूचना संचरित होती है। इसके अलावा एक नोड और होता है जिसे कहते हैं एवी नोड। इसके अलावा एक नोड और होता है एवी नोड, ठीक है ना। इसके अलावा एक बात और बता दूं, एस ए नोड से सूचना जाती है एवी नोड के पास। एवी नोड की जो सूचनाएं होती है, एवी नोड आगे जाके कुछ विशेष पेशीय ऊतकों में बदल जाता है, तंतु विशेष पेशीय तंतुओं में बदल जाता है, जिसे हिज या हिंज भी लिखा हुआ आता है, हिज के बंडल भी कहते हैं, हिज के बंडल कहते हैं जिन्हें। ये हिज के बंडल आगे जाके नीलियों के अंदर विशेष तंतुओं में बढ़ जाते हैं, जिन्हें पुरकिंजे के तंतु कहते हैं, पुरकिंजे के तंतु, ठीक है ना, पुरकिंजे। तो ये पुरकिंजे के तंतु, पुरकिंजे के जो तंतु होते हैं, तो इस प्रकार से आपको एक पूरा ये क्रम याद रखना है। सबसे पहले होता है एस ए नोड, एस ए नोड से सूचनाएं जाती है एवी नोड के पास, एवी नोड से सूचनाएं जाती है हिज के जो बंडल होते हैं उसके पास, और हिज के बंडल से सूचनाएं जाती है पुरकिंजे के तंतु के पास। तो इस प्रकार से ये शरीर के अंदर सूचनाएं पूरे स्थानांतरित होती है। पूरे हृदय के अंदर जो सूचना है हृदय को धड़काने से संबंधित, पूरे हृदय में जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक अवस्थाएं होती है, जो धड़कन होती है, वो हृदय की मायोजेनिक प्रकार का हृदय, तो खुद से ही आवेग, खुद से ही पूरा सिस्टम होता है। ब्रेन का इतना कोई खास रोल नहीं होता हृदय को धड़काने में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो पेसमेकर का होता है, जिसे एस ए नोड भी कहते हैं। एस ए नोड से सूचना जाती है एवी नोड के पास। एवी नोड जो होता है वो आगे जाके कुछ तंतुओं में, पेशीय तंतुओं में बदल जाता है, जिसे हिज के बंडल कहते हैं। ये हिज के बंडल आगे जाके जब नीलियों में प्रवेश करते हैं तो उनके पार्श्व दीवारों पर क्या होता है, विशेष प्रकार के और तंतुओं में बदल जाएंगे, 2 तंतुओं में बदल जाते हैं, जिसे पुरकिंजे के तंतु भी कहते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ भी है, ठीक है ना, एक बार आया था कंपटीशन के अंदर। तो पुरकिंजे के तंतु किससे संबंधित है? तो ये हृदय से संबंधित होते हैं पुरकिंजे के तंतु। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पेसमेकर जो होता है वो दाएं आलिंद में पाया जाता है, आपको सिंपल इतना याद रखना है, एस ए नोड जिसे पेसमेकर कहते हैं, जो दाएं आलिंद में गुंडी जैसी संरचना होती है, तो थोड़ा सा ऊपर की ओर पाई जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका आज का 7वां प्रश्न, शुद्ध रक्त सर्वप्रथम हृदय के कौन से हिस्से में प्रवेश करता है? अपने शरीर में शुद्ध का मतलब यहाँ पे ऑक्सीकृत से है। ऑक्सीकृत जो रक्त है वो सबसे पहले हृदय के कौन से हिस्से में प्रवेश करेगा? आप अच्छे से देख लीजिए और इसका जवाब दे दीजिए। और अब मैं आपको बता देता हूँ, आपने जवाब दे दिया होगा, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। देखिए लाइव न रखने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आपका कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। और प्रत्येक जो जितने भी ऑब्जेक्टिव है, जितने भी ऑप्शन हैं, प्रत्येक ऑप्शन से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं या जो भी उसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है। प्रश्न कम इसीलिए रखता हूं, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप भी ज़्यादा प्रश्न रखिए। साथियों अगर प्रश्नों की संख्या ज़्यादा करेंगे तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि मेरा मेन मकसद सिर्फ ये परख करना ही नहीं है कि आप कितने, आपको ये लग रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न होंगे तो इसमें बहुत सारे ईजी होंगे। मैं जानबूझ के आपको वो गोली मूंगफली नहीं देना चाहता कि ये तो आपको आते हैं, आप तो बहुत इंटेलिजेंट है। आपको रियलिटी दिखाना मेरा मेन मकसद है कि आपने टॉपिक के प्रति समझ सही में विकसित की है या नहीं है। सिंपल आपको मैं प्रश्न पूछता गया, हृदय में कितने कक्षक होते हैं, हृदय में कितने कपाट होते हैं, कुछ प्रश्न सिंपल जरूर मैं भी डालता हूँ। ये प्रश्न सिंपल है, आप भी जानते हैं, अगर आपने 7th या 7th 8th में भी अगर पढ़ा है तो भी उसमें ये चीज़ें दी हुई है। कुछ प्रश्न मैं जानबूझ के हाथ डाल रहा हूं ताकि आप टॉपिक के प्रति जो समझ है, जो आपको लगना चाहिए कि हाँ ये कॉन्सेप्ट मुझे आना चाहिए था और मुझे नहीं आता, मैंने हर जगह से चीज़ें पढ़ ली लेकिन फिर भी मेरा गलत हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है खुद के अंदर। अगर जो इंसान खुद की कमियों को पहचानता है, मेरे 2018 में मेरी रीट के अंदर मेरे हिंदी इंग्लिश में नंबर बहुत कम बने थे,
जिसके कारण मेरा स्कोर 118 रह गया था और 119 भी हो जाती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता उसमें। तो मुझे एहसास हुआ कि कितनी बड़ी मैंने गलती की सिर्फ साइंस मैथ और इन पर फोकस करके। हिंदी इंग्लिश पे अगर अगली बार मैंने पूरा फोकस किया हिंदी इंग्लिश में, तो मैंने आपको बताया था हिंदी में 30 में से 30 और इंग्लिश में 30 में से 28% मेरे सही हुए थे। यानी अगर आप अभी अपनी कमियों को नहीं पहचानोगे, कमियों को पहचान कर उस पर काम नहीं करोगे, तो मेन जिस दिन आपका एग्जाम होगा, अगर उस दिन अगर वो आपकी कमी आपके सामने आई तो आपको बहुत धोखा होगा कि काश मैं ऐसा कर लेता। ये पछतावे वाली भावना अपने अंदर जो फीलिंग होती है कि ये ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ये बहुत गलत होती है, इंसान को जीने नहीं देती, आगे बढ़ने नहीं देती है। कि काश अगर मैं सोचते रहता कि काश रीट रद्द ना होती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता और मुझे ये तैयारी नहीं करनी पड़ती। तो ऐसा कुछ नहीं है साथियों, जो भी लाइफ में होता है मैं हमेशा मानता हूं जैसा जो भी हुआ है वो ठीक हो रहा है और इससे भी बेहतर हमारे लिए लिखा हुआ अपनी किस्मत में। किस्मत पर बहुत ज्यादा यकीन करता हूं मैं तो, ठीक है, और आपको भी जरूर करना चाहिए। हर चीज किस्मत का लिखा हुआ है, बस हमें अपनी मेहनत करनी है। ये भी नहीं है कि घर पे बैठे रहे किस्मत से सब कुछ मिल जाए, मेहनत करने अपने हाथ में है और किस्मत हमारा साथ जरूर देगी, हमारे साथ मेहनत में है, मेहनत हमारे साथ है। तो साथियों बात करते हैं शुद्ध रक्त सर्वप्रथम हृदय के कौन से हिस्से में प्रवेश करता है। फिर से वही बात करते हैं, 4 यहाँ पर है, ये राइट पार्ट है, ये लेफ्ट पार्ट है, ठीक है, ये नीले को बीच में से बांट दिया है। अब बात करते हैं, सबसे पहले अगर बात करें, देखिए सबसे पहले रक्त प्रवेश करता है इस हिस्से में। रक्त सबसे पहले प्रवेश करता है दाएं आलिंद में, ये बात अच्छे से सुन लेना। रक्त सबसे पहले प्रवेश करता है दाएं आलिंद में, लेकिन वो अनोक्सीकृत रक्त होता है, यानी CO2 वाला। अपने शरीर का कोई भी एक अंग है, यहाँ पे एक छोटा डायग्राम बना के मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए शरीर का कोई अंग है, हमने पाचन का टॉपिक पढ़ा तो इसमें ग्लूकोज आ गई थी, हमने श्वसन का टॉपिक पढ़ा तो इसमें ऑक्सीजन आ गई थी। ऑक्सीजन ग्लूकोज की क्रिया हुई, उसके फलस्वरूप बना था CO2। ये CO2 एक नलिका है जिसको लेके जा रही है। ये कौन सी नलिका, ये आप मुझे बताओगे। इस प्रकार से सबसे पहले एक नलिका आई है, वो दाएं आलिंद में प्रवेश की। CO2 वाले रक्त को सबसे पहले दाएं आलिंद, राइट जो एंट्रियम है उसमें लेकर आ गई। अब ये यहां से त्रिवल्ली कपाट से होकर यहां पर आएगा, त्रिवल्ली कपाट से होकर ये क्या जाएगा, फुफ्फुसीय धमनी है, इस ये फेफड़ों पे लेके जाएगा। यहां पर जो फेफड़ों में रक्त को लेकर गया, यहां पर फेफड़ों को CO2 दे दी और ऑक्सीजन मिल गई। अब ये ऑक्सीजन युक्त है, वो यहां पे चार जो होती है, याद रखना यहां पर भी क्या होती है। देखिए अंग से हम क्या जा रहे हैं, हृदय की ओर जा रहे हैं, तो ये धमनी है या सिरा है, ये मैं आपको लास्ट में एक पर्सन है वहां पे क्लियर करूंगा, ठीक है ना, वहां पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फेफड़ों से जब रक्त है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त सबसे पहले प्रवेश करता है कौन से में, बाएं आलिंद में। ऑक्सी युक्त रक्त यानी जिसे हम शुद्ध रक्त कहते हैं, वो सबसे पहले अपने कौन से पार्ट में आया, बाएं आलिंद के अंदर। रक्त सबसे पहले आता है दाएं आलिंद में, लेकिन शुद्ध रक्त या ऑक्सीकृत रक्त सबसे पहले आता है अपने बाएं आलिंद में आता है। इसलिए इसका सही आंसर बायां आलिंद होगा, दाएं आलिंद नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शुद्ध रक्त दिया हुआ है, थोड़ा सा याद रखना आप। फिर यहाँ से द्विवल्ली कपाट से होकर ये रक्त यहाँ पर आएगा, कहां पर, अपने बाएं नीले में, और बाएं नीले से वापस ये रक्त है यहां से एक धमनी के माध्यम से, ठीक है ना, महाधमनी के माध्यम से वापस उस अंग तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार CO2 जा रही है और वापस O2 युक्त रक्त आ रहा है। इस प्रकार से पूरा सर्कुलेशन चलता है। एक चीज और गौर करना, सबसे पहले रक्त यहां से आया, इसके अंदर गया और रक्त वापस हृदय से बाहर निकल गया था, फिर वापस रक्त इसके अंदर आया और फिर वापस बाहर निकल, यानी 2 बार हृदय में चक्कर लगाए हैं। रक्त हृदय में 2 बार चक्कर लगाता है, इसलिए दोहरा परिसंचरण तंत्र भी इसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी बात। सिंपल सा एक और प्रश्न है, मानव हृदय में कपाटों की संख्या कितनी होती है। मानव हृदय में कितने कपाट पाए जाते हैं। ये वयस्क मानव की बात है, भ्रूण की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो आप देख लेना 3, 4, 5 या 2 कितने कपाट मानव में पाए जाते हैं, हृदय में कितने कपाटों की संख्या होती है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, पहले एक बात क्लियर कर देता हूं। मानव जो भ्रूण है, भ्रूण के अंदर टोटल 6 कपाट होते हैं, जिनमें से दो कपाट है, ठीक है ना, यूस्टेकियन कपाट होता है, एक थीबियस कपाट होता है, वो पेशियों पे ही क्या होता है एक तरीके से मिल जाता है। जिसके बाद 4 ही कपाट बचते हैं, यानी मानव में 4 ही तो कक्ष होते हैं, 4 ही कपाट होते हैं। अब बात करते हैं ये 4 कपाट कौन कौन से होते हैं। तो याद रखना, फिर से एक डायग्राम से समझा देता हूं मैं आपको कि मान लीजिए ये मनुष्य का पूरा हृदय है, एक बार इस प्रकार की संरचना समझाने के लिए बना रहा हूं। अब देखिए बात करते हैं, सबसे पहला जो कपाट है यहां पर देखिए 2 कपाट तो ये, जिन्हें अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं, ठीक है ना। एक तो पुल्मोनरी यानी जो फेफड़ों की ओर जाता है उसे पुल्मोनरी कपाट कहते हैं, ठीक है ना, याद, पुल्मोनरी अर्धचंद्राकार कपाट कह सकते हैं, फुफ्फुसीय अर्धचंद्राकार कपाट, ठीक है ना। और ये जो वाला पार्ट है, ये वाला, ये सीधा महाधमनी जो है अपने वहां से होकर गुजरता है, तो महाधमनी अर्धचंद्राकार कपाट है। तो 2 कपाट तो ये हो गए दाएं नीले में और बाएं नीले के अंदर। इसके अलावा हमने यहां पर पढ़ते हैं त्रिवल्ली कपाट, 3 वले वाला, ठीक है, और यहां पर हम पढ़ते हैं द्विवल्ली कपाट। दाएं आलिंद दाएं नीले के मध्य त्रिवल्ली कपाट, बाएं आलिंद बाएं नीले के मध्य द्विवल्ली कपाट, जिसे बाइकैप्सिड या फिर मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो ये याद रखना, इस प्रकार हम कह सकते हैं, एक ये रहा, 2, 3 और 4। मनुष्य में कुल 4 कपाट होते हैं, जिनमें से एक बात और बता दूं, ये तीनों के तीनों त्रिवल्ली होते हैं और ये अकेला द्विवल्ली कपाट होता है, बाइकैप्सिड,
ठीक है, मिट्रल वाल्व जिसे हम पहले भी कहा था जिसे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। मनुष्य में 4 ही कक्ष होते हैं और 4 ही प्रकार के 4 ही कपाट होते हैं मनुष्य में, और कपाटों के खुलने बनने से किस प्रकार की आवाज़ आती है उसके बारे में नेक्स्ट प्रश्न आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां प्रश्न आज का, असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन की पहचान कीजिए। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है साथियों, मैं आपसे बार बार कहता हूं वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। आप चाहो तो सेकंड बार अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो। आप मेरी वीडियो की अगर आपको लगता है, वैसे मैं खुद इतनी स्पीड से बोलता हूं ताकि आपका समय बचे, लेकिन जो भी बात है अच्छे से ठहराव के साथ आपको समझाने की कोशिश जरूर करता हूं ताकि पूरी बात तो समझ में आए। स्पीड से आप निकल जाओगे, स्किप करके सिर्फ आप उत्तर देना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल ना देखा करें। आप सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि 10 प्रश्न कौन कौन से हैं तो सिर्फ इतना देखना आ रहे हैं तो वीडियो ना देखें, क्योंकि मेरा मेन मकसद यहाँ पर सिर्फ प्रश्नों का उत्तर देना नहीं है, उनको सही करवाना मेन एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है। क्योंकि जरूरी नहीं कि ये प्रश्न एज इट इज एग्जाम में पूछा जाए, आपको उत्तर आता तो आपने कर दिया। इन 4 ऑप्शनों से कितने प्रश्न बन सकते थे और आपने वो स्किप कर दिया। अगर वो बात साथियों, मैं आपको यही चाहता हूं कि प्रत्येक ऑप्शन से इतने सारे प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्नों की संख्या कम जरूर रख रहा हूं, लेकिन प्रत्येक ऑप्शन से इतने सारे प्रश्न बन सकते हैं, उनको एक्सप्लेन करना मेरा मेन मकसद है। तो बात करते हैं 9वां प्रश्न है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है हृदय स्पंदन, जो हार्ट बीट होती है अगर वो 90 से अधिक हो जाए तो क्या इसे ट्रेकीकार्डिया बोलेंगे, टेकीकार्डिया, ठीक है। और हृदय स्पंदन अगर अपनी देखो नॉर्मल एक हृदय स्पंदन अपनी 72 होती है, 72 यानी 90 से अधिक होए तो इसे क्या टेकीकार्डिया, और अगर 60 से कम हो जाए तो इसको ब्रेडीकार्डिया, कई बुकों में ब्रेकीकार्डिया भी लिखा हुआ है लेकिन ये होता है ब्रेडीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया कहेंगे। या नेक्स्ट है अर्धचंद्राकार कपाट बंद होने से डप की आवाज आती है। आपने नाम सुना होगा लब और डप, ठीक है ना। लब और डप 2 ध्वनियां उत्पन्न होती है। आपने जिसे कहा ना धक धक, ये धक धक नहीं है, कोई हीरोंडा नहीं है कि जो धक धक की आवाज आएगी, देश की धड़कन धक धक, ये धक धक नहीं होती, ये होती है लब डब। लब की ध्वनि कब उत्पन्न होती है, डब की कब होती है, और ट्रेकीकार्डिया ब्रेकीकार्डिया, इनमें से कौन सा कथन आपको लगता है असत्य है। लास्ट चौथा ऑप्शन है अर्धचंद्राकार कपाट खुलने पर लब की आवाज आती है। तो इनमें से आप बता दीजिए कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा कथन असत्य है। अच्छे से देख लीजिए और आपका जवाब मैं जरूर वेट करूंगा, आप क्या जवाब दे रहे हैं कमेंट में, आप देखता रहूंगा मैं लाइव चैट के दौरान। चलिए मैं बता देता हूं। अर्धचंद्राकार, जो अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, मैंने आपको बताया था नीचे की साइड के अंदर, नीचे की साइड के अंदर इस प्रकार से अर्धचंद्राकार कपाट यहां पर पाए जाते हैं, जहां से अपनी जो फुफ्फुसीय धमनी निकलती है और महाधमनी जहां से निकलती है, ठीक है ना, जिसे एरोटा भी कहते हैं। एरोटा कहते हैं महाधमनी को, जो शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है, और ये एक सिरा जो सबसे पहले प्रेस करती है, जिसे वेना कोवा कहते हैं, शरीर की सबसे बड़ी सिरा होती है, ठीक है। आगे बात करता हूं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अर्धचंद्रा, देखो हमेशा ध्वनि उत्पन्न कब होगी, जब कपाट बंद होते हैं। कपाटों के खुलने से कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। याद रखना, अर्धचंद्राकार कपाट जब बंद होते हैं, देखिए चंद्रा, यहां पर हमारे चंद्रा, चंद्रा से याद रखना चंद्रमा, चंद्रमा की आकृति किस प्रकार से, ये डी की जैसी तो होती है। आधा चांद का मतलब यहां पे ये डी से याद रखना, देखो चांद की स्ट्रक्चर कुछ इसी प्रकार से तो है, ये डी सा बन रहा है ना, तो डी से याद रखना डप। अर्धचंद्राकार कपाट जब बंद होते हैं तो डप की आवाज आती है। लेकिन जब अपने बात करते त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट जो है, ठीक है ना, वो कपाट जब बंद होते हैं, वो कपाट जब देखो ऊपर की ओर रक्त जाने से रोकेगा। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 2 अवस्थाएं होती है। हृदय के स्पंदन में 2 प्रकार की अवस्थाएं होती है, एक सिस्टोलिक संकुचित होना और डायस्टोलिक होता है शिथिलित होना। संकुचित जब होता है तो उस प्रकार से हम याद रखना, आपको अर्धचंद्राकार कपाट जब बंद होते हैं तो उस समय आवाज आती है डप की। और जब जो एंड्रोवर्टिकुलर जो बात कर रहे थे, ठीक है ना, उसमें हम बात करते हैं त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट जब बंद होते हैं, जिसे एवी कपाट भी बोलते हैं, एवी कपाट, त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट, वो जब बंद होते हैं तब आती है डप की आवाज, लब की आवाज। तो लब की आवाज एल ऊपर आता है और डी नीचे आता है, याद रखना। एलडीसी का कोर्स कर रहे हैं हम, याद रखना, एल ऊपर है डी नीचे है, यानी ऊपर वाले कपाट से लब की आवाज, नीचे वाले से डप की आवाज आती है। नीचे कौन सा होता है, अर्धचंद्राकार, और ऊपर कौन सा होता है, एवी कपाट पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आपने कर दिया होगा अच्छे से, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, 9वां प्रश्न मैंने क्या किया था कि टाइप कर दिया, लेकिन गलती से दूसरी बार टाइप हो गया। तो दूसरा एक प्रश्न है, वो 10वां प्रश्न ही है, लेकिन संख्या यहाँ पे 9 लिखी हुई है। तो ये वैसे प्रश्न कौन सा है अपना, आज का 10वां प्रश्न आपके सामने है कि असत्य कथन की फिर से एक बार पहचान कीजिए। रक्तदाब को, ब्लड प्रेशर को स्फिग्मोमेनोमीटर, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, स्फिग्मोमेनोमीटर से ज्ञात करते हैं। तो रक्तदाब मापने वाला यंत्र को स्फिग्मोमेनोमीटर कहते हैं क्या। एक सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब 120 से 80 mmHg होता है। mmHg पारा यहां पर दे रखा है, जो यंत्र होता है उसमें पारे का उपयोग करते हैं। तो क्या ये होता है। तीसरा है प्लीहा को शरीर की सबसे बड़ी लिम्फ नोड लसिका ग्रंथि कहते हैं, यानी शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि क्या प्लीहा होती है क्या, स्प्लीन जिसे तिल्ली भी कहते हैं। और क्या इनमें से ऐसा कोई भी कथन नहीं है जो असत्य कथन है। तो इनमें से आपको अगर ऐसा कोई ना हो तो इनमें से कोई नहीं भी चुन सकते हैं।
तो आप एक बार प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए और जवाब जरूर देना। आपने जवाब दे दिया है तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, बिल्कुल आपने ये आसानी से पढ़ा होगा पहले और दूसरे, मेरे हिसाब से कोई किसी को दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बात याद रखना, आप पहले 80 बाद में अगर 120 दे दे तो ये गलत होता है, मैथ नहीं है ये मैथ बिल्कुल नहीं है। इसका कारण होता है पहले 120 क्यों रखते हैं, क्योंकि पहली जो अवस्था होती है उसे कहते हैं सिस्टोलिक अवस्था। आप सी से याद रख सकते हैं, एस से होती है, हालांकि पहले सी आता है बाद में आता है डी। सिस्टोल का मतलब होता है संकुचित होना, कोई चीज को दबाएंगे पेस्ट तो उसमें स्पीड ज्यादा होगी, यानी जब सिस्टोलिक अवस्था होती है तो रक्त तेजी से बाहर निकलता है, उस समय आप याद रख सकते हो स्पीड होती है 120 की स्पीड से जा रहा है सिस्टोलिक अवस्था में। और जब वापस शीतलित होगा तो स्पीड कम हो जाएगी एक तरीके से, तो याद रखना 80 की स्पीड से मान लेना। आप याद रखने का तरीका बता रहा हूं, सिस्टोलिक अवस्था में 120 तक और डायस्टोलिक अवस्था में 80 तक। एक सामान्य व्यक्ति का जो बीपी होता है वो 120 से 80 के बीच का मानते हैं, लेकिन ये दोनों बातें अलग है। अगर किसी व्यक्ति की बीपी अगर 100 है तो उसे हाई बीपी और लो बीपी दोनों कह सकते हैं। कैसे? यदि सिस्टोलिक अवस्था में उसकी बीपी अगर 100 या 100 से कम आ रही है, सिस्टोलिक अवस्था में नॉर्मल कितनी होनी चाहिए थी, उसकी बीपी होनी चाहिए थी 110 से लेकर 130 तक सिस्टोलिक अवस्था में, बीच का मान मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं, देखिए सिस्टोलिक अवस्था के अंदर यदि आपकी बीपी सामान्य 120 mmHg मानी जाती है, ऐसे प्रेजेंट करते हैं इसको। अगर ये 110 से कम चली गई तो इसको लो बीपी और 140 से अधिक चली गई तो इसको हाई बीपी कह सकते हैं हम। अब सोचिए, आपने पढ़ा होगा 100 किसी की बीपी है, ठीक है ना, और 100 बीपी इसके अकॉर्डिंग लो है, लेकिन यही बीपी अगर 80 के अकॉर्डिंग यानी डायस्टोलिक अवस्था में, अगर यही बात करूं मैं, डायस्टोलिक अवस्था है, अगर उसकी बीपी अगर 100 तक चली गई ना तो डायस्टोलिक के अकॉर्डिंग ये हाई है, क्योंकि 80 से 90 यानी 80 क्या, इसको हम बोल सकते हैं 70 से लेकर 90 जो है ये एक स्वस्थ व्यक्ति का या सामान्य बीपी है डायस्टोलिक अवस्था की। 70 से कम है तो इसको लो, 90 से ज्यादा तो इसको हाई कह सकते हैं हम। अब सोचिए, देखिए 100 को हम लो बीपी मानते हैं या एवरेज मानते हैं कि 100 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन दोनों अवस्थाओं के अकॉर्डिंग अलग अलग मान हो सकता है, इसलिए हमें याद रखना है ये डायस्टोलिक और सिस्टोलिक होता है। पहले सी आता है तो पहले सिस्टोलिक याद रखना, बाद में डायस्टोलिक याद रखना, सी और डी। तो इस प्रकार से 120 से 80 mmHg होती है, कथन सत्य है, स्फिगोमेनोमीटर से ज्ञात करते हैं, उसमें पारा भरा होता है। और लास्ट है सी, प्लीहा को शरीर की सबसे बड़ी लसिका लिम्फ नोड कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। शरीर में एक लसिका तंत्र भी पाया जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र के अलावा, जिसमें लसिका वाहिनियां होती है, रक्त वाहिनियों की तरह लसिका वाहिनियां होती है जिसमें लसिका बहती है। लसिका वाहिनियां कई स्थान पर छोटी छोटी गांठों के रूप में, यानी उसमें कुछ नोड से पाए जाते हैं, गांठ से पाई जाती है, उन गांठ को ही हम क्या कहते हैं, लिम्फ नोड कहते हैं। हमारी गर्दन में, हमारे उदर में, हमारे जो बगल होते हैं पैरों के, हाथों के, उनमें सबसे ज्यादा, खास करके गर्दन में सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे लिम्फ नोड वगैरह ये पाए जाते हैं। खास करके जैसे आपने नाम सुना होगा टॉन्सिल है, इसके अलावा स्प्लीन है, ये सभी की सभी क्या होती है, एक प्रकार की लिम्फ नोड होती है। तो इसका मतलब इसमें से कोई भी कथन ऐसा नहीं है जो असत्य है, इसका मतलब होगा इनमें से कोई नहीं। और आज का जो लास्ट प्रश्न है, जो मैंने आपको कहा था, वैसे ये 10 प्रश्न हो चुके हैं, लेकिन 11वां प्रश्न आज आपके लिए है। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर ज़्यादा प्रश्न बनाओ, तो आज ज़्यादा प्रश्न है, 11 प्रश्न बनाए 10 के बजाय। तो आज का 11वां प्रश्न है, इस पर 10 लिखा हुआ है। धमनी रक्त को, यहाँ पर धमनी से संबंधित धमनी शिरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा अगर आपने इस प्रश्न का सही जवाब दे दिया तो। असत्य कथन पहचानना है आपको धमनी और शिरा में। कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया था सर जी इसमें कपाट होते हैं नहीं होते हैं, तो ये जानबूझ के मैंने जवाब नहीं दिया ताकि इस प्रश्न को सभी तक समझा सकूं। कमेंट में मैं कुछ जवाब देता हूं, वो ज़्यादा लोग नहीं देख पाते, लेकिन वीडियो के माध्यम से हजारों लोगों तक ये बात पहुंचती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात कीजिए, असत्य कथन कौन सा है। पहला है धमनी रक्त को हृदय से अंग की ओर लेके जाती है, ठीक है। दूसरा है धमनी में रुधिर अधिक दबाव से बहता है। तीसरा है धमनी के मध्य कपाट क्या पाए जाते हैं। और चौथा है धमनी की गुहा संकरी होती है या संकरी होती है, ठीक है ना, उसके अंदर बीज का व्यास कम होता है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो साथियों मैं आपको बता देता हूं, धमनी, पहली बात करते हैं धमनी है क्या, धमनी शिरा क्या है। रक्त वाहिनियों की अगर बात करें तो 3 प्रकार की रक्त वाहिनियों की बात करते हैं, धमनी, शिरा और केशिका। धमनी की रियल, देखो धमनी की छोटी क्लासों में हमने परिभाषा पढ़ी है, जो हमने बात की धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन ये कोई सही परिभाषा नहीं है, क्योंकि इसके अलावा फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिरा अपवाद है दोनों की। हाँ कह सकते हैं धमनियों में सामान्यतः शुद्ध रक्त बहता है, ऑक्सीजनित रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी में हम CO2 वाला रक्त बहता है, जो अभी हमने बात की थी, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात देखो ध्यान में रखना, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बात करता हूं। अगर रियल परिभाषा क्या है धमनी की, कोई भी एक अंग है, कोई भी एक अंग है, अंग से यदि हम हृदय की ओर चल रहे हैं, रक्त को अंगों से हृदय की ओर जो लेके जाती है, रक्त को कहां से कहां, अंग से हृदय की ओर। जैसे हमारे शरीर में ऊपर जो ये दिखाई दे रही है, हमें नसें दिखाई दे रही हैं, ऊपर के पड़े अपना सिरो है, सिरो खाना और सिरो बने, तो याद रखो ऊपर प्लेट के ऊपर सिरो पड़े, ऊपर से जो दिखाई दे रही है वो सिराएं हैं। ये रक्त को हृदय की ओर लेके जा रही है, अंग से कहां जा रही है, ये हृदय की ओर जा रही है, लेके हमारे कहां जा रही है, हृदय। यानी शिरा क्या होती है, अंग से हृदय की ओर रक्त को पहुंचाती है। दूसरी बात, इसका अपोजिट क्या हुआ, जो नलिकाएं रक्त को हृदय से अंग की ओर पहुंचाती उसे तो हम धमनी कहते हैं,
इस प्रकार से इस साइड में जो आई है, और जो हृदय की ओर जाती है अंग से, उसे हम क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं। तो ये है धमनी और शिरा की रियल परिभाषा। धमनी में हम कह सकते हैं उसमें ऑक्सीजनित रक्त होता है सामान्यतः, और शिरा में सामान्यतः CO2 यानी अनऑक्सीकृत रक्त होता है। शुद्ध और अशुद्ध के आधार पर बात कर सकते हैं। ऑक्सीकृत रक्त वो लाल होता है, उसके कारण सामान्यतः धमनी हमें लाल दिखाई देती है, और वो अनऑक्सीकृत होता है वो हमें लाल दिखाई नहीं देती, सामान्यतः नीले या हरे रंग की दिखाई देती है शिराएं जो होती है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात है, शिराएं जो देखो धमनियों का, एक बात बता दूं, धमनियों के अंदर की बात करें तो धमनियों के अंदर का व्यास कम होता है। अंदर की अगर देखो धमनियां, पहली बात तो क्या होता है, धमनियां ऊपर दिखाई नहीं देती, धमनियां शरीर की गहराई में होती है, और गहराई में कोई चीज एक मान लीजिए हम समझाने के लिए बता रहा हूं, सिर्फ अंदर दब गई है, दबने से अंदर की जो व्यास है वो कम हो गया। अंदर का यदि व्यास कम हुआ यानी संकड़ी हो गई अंदर से, अब संकड़ी हो गई तो उसमें से जो ब्लड है वो बहेगा, तो किसी पतले पाइप से अगर बहे तो उसका स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धमनियों में रक्तदाब ज्यादा होता है। एक बात और बता देता हूं, रक्तदाब मापा ही धमनियों से जाता है। जो स्फिग्मोमेनोमीटर होता है वो धमनियों द्वारा रक्तदाब मापता है, शिराओं से रक्तदाब नहीं मापा जाता। हमेशा रक्तदाब धमनियों का मापा जाता है। तो याद रखना, पहली बात बिल्कुल सही है, धमनी रक्त को हृदय से अंग की ओर ले जाती है। हृदय से कहां पे जा रही है, अंग की ओर, तो ये बात सही है। धमनियों में रुधिर का दबाव अधिक होता है, तो सही बात है, अंदर से संकड़ी होगी, अंदर से कैसी होती है, गुहा संकड़ी होती है, इसलिए दबाव भी कैसा होता है, अधिक होता है। और ये बात गलत है कि धमनियों के मध्य कपाट पाए जाते हैं। कपाट का काम क्या होता है, विपरीत दिशा में जाने से रोकना। ये शिराओं में पाए जाते हैं, धमनियों में नहीं होते। शिरा जो होती है उसके अंदर क्या होता है, बीच बीच में क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं, और इसमें रक्त दबाव भी कम होता है। ये रक्त को अंगों से हृदय की ओर लेकर जाती है, और इसमें सामान्यतः अनऑक्सीकृत रक्त बहता है फुफ्फुसीय शिरा को छोड़कर। तो धमनी शिरा का आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना। धमनी शिरा की दो इंपॉर्टेंट परिभाषाओं में याद रखना, एक तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कपाट वाली, और एक ये मोटाई या चौड़ाई वाली। याद रखना, चौड़ाई किसकी अधिक होती है, वो शिराओं की अधिक होती है। धमनी का व्यास कम होता है किसकी तुलना में, शिराओं की तुलना में, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, उसकी रक्तदाब की स्पीड क्या है, कम है। और सामान्यतः रक्तदाब मापा भी धमनियों से ही जाता है। तो आज का अपना ये टॉपिक है, वीडियो लंबी जरूर हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको धमनी शिरा, लसिका, हृदय की संरचना, हृदय में कपाट, उसके वाल्व, सारी चीजों को समाहित करने की एक छोटी सी वीडियो में प्रयास करने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत आपके चेहरे पर, इस पसीने से, ये हर एक बात आपको एक गवाही देती है कि आपके लिए कितनी मेहनत की जा रही है। और सच में आपको ये मेहनत नजर आ रही है तो आप इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं अपने अच्छे कमेंट्स के माध्यम से, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियो को शेयर जरूर करना साथियों, आप सभी के साथ की बहुत ज़्यादा जरूरत है। धन्यवाद, जय हिंद।